हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम आपके लिए यूआरओ पार्ट बी का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। देखिए, लास्ट में मॉडल पेपर लाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि अब तक आपने लगभग सब कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा, और लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे तो उससे पहले आपको ये पता रहे कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं, और सारे मिक्स में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो लगभग मैं 4 से 5 मॉडल पेपर लेकर आऊँगी, और यकीन मानिए 4 से 5 मॉडल पेपर के अंदर पार्ट बी का कंप्लीट कोर्स आपका वापस से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत आयु वर्ग यानी कि किस आयु वर्ग के व्यक्ति जो है वो जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है आपके कि इस योजना के तहत किस माध्यम से आप पंजीकरण करवा सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन आ सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज, क्योंकि प्रेशर ऐसा रहता है एग्जाम का कि हमें आधार कार्ड में भी जन आधार कार्ड दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आधार कार्ड नहीं बल्कि कौन सा, जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड अनिवार्य है किसके लिए, पंजीकरण के लिए। और किस आयु वर्ग का होगा, तो पहले 18 से 40 था, अभी 18 से 60 वर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा रसोई योजना में प्रतिदिन लंच व डिनर की थालियों की संख्या के बारे में सत्य कथन। जब भी क्वेश्चन पढ़े जो सत्य असत्य अगर पूछ रहा हो तो उस पर हमेशा लाइन कर ले। ठीक है, ताकि वहाँ पर क्या है, सत्य असत्य दिखाई देता है और असत्य सत्य दिखाई देता है। तो आधे तो क्वेश्चन हमें आते हुए भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। देखिए, मैं इस ऐप का पहली बार यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा सा ये मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, और कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आप क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिनर और लंच की थालियों की संख्या। देखिए, नगर निगम के अंदर पहले क्या थी, 200 की जगह कितनी थी, 300 यानी कि 300 लंच के अंदर और 300 डिनर के अंदर। और नगर परिषद और नगर पालिका के अंदर थी 150। ये भी अपडेट हो गया। इसके अंदर क्या है, नगर निगम के अंदर 200 है और नगर परिषद नगर पालिका के अंदर 100 थाली की संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा हमें सत्य कथन पूछा है तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसके संबंध में सत्य कथन पूछा है, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसका प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। बिल्कुल सही बात है, 2 अक्टूबर 2014 को इसका प्रारंभ हुआ था। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हो गई थी। ये बात भी सही है, घोषणा तो 15 अगस्त को ही हो गई थी, लेकिन जो गांधी जी है उनके जन्म दिवस के ऊपर इसका प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इसका नोडल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी कि शहरी एवं आवासन मंत्रालय इसका क्या है, नोडल मंत्रालय। सारी योजनाओं के मैंने आपको नोडल मंत्रालय बताए थे, और लास्ट के अंदर जो अपडेट क्लास दी थी उसमें कैसे याद करना है वो भी बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछे क्या है, सत्य पूछा है, तो तीनों ही इसके सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी अमृत योजना। अमृत योजना का पूछ रहे हैं कि 2.0, इसमें मैंने आपको बताई थी एक तो 1.0, एक 2.0। 1.0 बताई थी मैंने आपको 2015 से लेकर 2020 तक, फिर इसको बाद में 21 तक बढ़ा दिया था। ठीक है, फिर जो दूसरी हुई थी स्टार्ट वो हुई थी 21 से लेकर 25-26 तक रहेगी। कब तक रहेगी, 25-26 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पूछा कौन सा है, 2.0। ये देख लेना पूछ क्या रहा है, 1.0 पूछ रहा है या 2.0। तो 2.0 क्या रह जाएगी, 25 से 26। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य रूल 2009। ठीक है, 2009 के अंदर 2 रूल थे, एक तो कार्य संचालन और एक शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य। तो जो शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य जो रूल है उसके अंदर भवन अनुज्ञा और संकर्म समितियों का निर्वहन करेगी। पूछ क्या रहा है, भवन अनुज्ञा और संकर्म शक्तियों के निर्वहन के लिए कौन सी धाराओं का शक्तियों का उपयोग करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। देखिए, मैंने लिखवाया नहीं था लेकिन मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ले लिया इसको। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये याद रखिएगा कि अधिनियम की धारा जो 75 है, 152, 153 इसकी शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य का ये उपयोग करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका रूल 2009 ये कार्य संचालन वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर सामान्य बैठक पूछा है। क्या पूछा है, सामान्य बैठक। मैंने 2 प्रकार की बताई थी, एक तो विशेष बैठक और एक सामान्य बैठक। तो ये बोल रहा है कि सामान्य बैठक के संबंध में सही पूछा है। क्या पूछा है, सही पूछा है। कौन सा सही होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था सामान्य बैठक जो होती है 60 दिन यानी कि 2 माह में एक बार, 2 माह के अंदर एक बार, और 1 वर्ष के अंदर 1
वर्ष के अंदर, यानी कि 1 वर्ष के अंदर 6 बार हो जाएगी। ठीक है, 2 महीने में 1 बार, तो वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 बैठकें हो जाएगी। तो आपको दोनों ही याद रखनी है, यानी कि 60 दिन में 1 बार, यानी कि 2 माह में 1 बार और 1 वर्ष में 6 बार इसकी सामान्य बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के अंदर पीठासीन अधिकारी कौन होगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो जो उपस्थित सदस्य वो अपने में से कोई भी सदस्य को इस हेतु चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान नगर पालिका रूल 1974 मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर कुल कितने नियम थे उसके अंदर, इस नियम के अंदर 17 नियम थे। ठीक है, उसमें से जो 8वां नियम है उसके अनुसार जो कोई भी वस्तु या माल का क्रय करते हैं उसके जो निरीक्षण करता है अधिकारी, वो कितना मतलब तुलना के लिए कितना % लेता है, यानी कि नमूनों की जांच है। 8 में मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी माल या कोई भी वस्तु है उसके लिए नमूनों की जांच करता है। कौन करता है, निरीक्षण अधिकारी करता है। ठीक है, और वो उसके लिए कितना % लेगा जांच करने के लिए, तुलना के लिए, तो 10% लेगा। आंसर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नगर निकायों के माल के प्रदाय में भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर फर्मों को काली सूची में डालने का प्रावधान है। देखिए, मैंने आपको बताया था इसी 1974 का जो नियम है उसके अंदर 17 नियम में से 7वां जो नियम था जिसके अंदर ब्लैक लिस्टेड किसी भी फर्म या व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट करना बताया था। ठीक है, उसके अंदर 2 आधार बताए थे, एक तो भ्रष्ट आचरण और एक अनाचार। तो जो भ्रष्ट आचरण है ये बोल रहा है अनाचार। अनाचार जो है इसका क्या तात्पर्य है, तो मैंने आपको वहाँ पर अनाचार का तात्पर्य बताया था कि निम्न स्तर का कोई भी आपको घटिया क्वालिटी का या निम्न स्तर का माल दे देता है तो क्या आएगा, अनाचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख मंगवा सकती है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभिलेख कौन मंगवा सकती है। नगर पालिका से अभिलेख मंगवाने की शक्ति किसके पास होती है, तो एक तो राज्य सरकार मंगवा सकती है या फिर राज्य सरकार इस हेतु किसी व्यक्ति को प्राधिकृत भी कर सकती है, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नगर पालिका के मामलों की सरकार के द्वारा जांच करवाई जाती है। याद कीजिए, मैंने क्या बताया था कि ये तो क्या हो गया, खतरा हो गया किस पर, नगर पालिका पर, क्योंकि खुद सरकार उसके क्या करवा रही है, जांच करवा रही है। तो 317 यानी कि खतरा मैंने बताया था सरकार के द्वारा, इसको याद करवाया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, यानी कि कोई भी अपराध है उनका संज्ञेय और जमानती होना। देखिए, मैंने आपको बताई थी धारा 300, एक मिनट, ये थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि हमेशा क्या हाथ से याद लिखवाती हूँ, याद पढ़ाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस कम है। देखे इसमें क्या बोल रहा है, ये किसी कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। मैंने आपको धारा 301 पढ़ाई थी। ठीक है, धारा इसका आंसर क्या होगा, 301 के तहत। मैंने आपको इसके अंदर 4 क्या बताए थे, आर्टिकल बताए थे, 167, ठीक है, 167, 245, 245 और 297, 297 में भी कै, खे और गे तीनों, ठीक है, और 235, ठीक है। ये 4 मैंने आपको आर्टिकल बताए थे कि इन 4 धाराओं के द्वारा क्या हो सकता है, कोई अपराध जो हो सकता है वो जमानती हो सकता है। ये किस में लिखा हुआ है, धारा 301 के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि किन धाराओं के तहत कोई भी अपराध जो है 301 की किन धाराओं के तहत कोई अपराध संज्ञेय जमानती हो सकता है। तो ये चारों में से कोई एक हटाकर वो दूसरा ऑप्शन डाल सकता है। तो ये चारों भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रक्रिया की त्रुटिपूर्ण होने पर भी करस्तम विधि पूर्ण होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी कभार क्या कोई टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, किसी के नाम के अंदर मिस्टेक हो सकती है। तो जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसका गिरफ्तार करने जाते हैं तो वो क्या कहता है कि इस वारंट के अंदर तो मेरा नाम गलत लिखा हुआ है, तो मैंने तो अपराध किया ही नहीं है। तो क्या हो सकता, ये कहता है, ये जो धारा 302 है वो ये कहती है कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार की टाइपिंग के अंदर, इसका आंसर 2 हो जाएगा 302, कि अगर टाइपिंग में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हुई तो आप ये नहीं कह सकते कि वो विधिपूर्ण नहीं है, यानी कि त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद भी वो आपका वारंट या कोई भी इशू है वो क्या होगा, विधिपूर्ण होगा, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है, धारा 302 के अंदर। सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा संबंधी प्रावधान, यानी कि सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा संबंधी प्रावधान है। तो ये सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा संबंधी प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो ये हमारे हो जाएगा 286 के अंतर्गत। कौन सी में है, धारा 286 के अंतर्गत। ये क्या है, मतलब नोटिस की अगर कोई अवज्ञा करता है तो उसके संबंध में प्रावधान है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुछ कार्यों को स्वामी की बजाय नगरपालिका को करवाने की
शक्ति, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, मैंने पहले तो नगरपालिका स्वामी को कहती है, तो स्वामी को करना होता है कार्य, स्वामी नहीं करता है तो वो जिसको अधिभोगी है, जो उस मकान का, भवन का, भूमि का अधिभोगी होता है, उससे करने को कहती है। अगर वो भी नहीं करती है तो फिर नगरपालिका कौन करती है? स्वयं भी कुछ कार्य करती है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? 215 धारा 215 के अंदर क्या है कि नगरपालिका जो है कुछ कार्य स्वयं भी करती है, ठीक है, स्वामी और अधिभोगी के नहीं करने पर, ठीक है। इसमें पहले में क्या था? ये 215, फिर 216 के अंदर स्वामी नहीं करता है तो उसका कार्य कौन करता है? अधिभोगी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या है कि नगरपालिका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2000, ये अधिनियम है, ठीक है, 2009 की धारा 254 में व्यवस्था है। किस चीज़ की व्यवस्था है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सरकारी भूमि है, कोई सार्वजनिक भूमि है, तो उसके ऊपर वाहन खड़े करने की भी व्यवस्था है, और उसके अंदर जो जानवर वगैरह है वो भी खड़े हो सकते, लेकिन आज्ञा से, बिना आज्ञा के नहीं हो सकते। तो 254 के अंदर किसकी व्यवस्था है? दोनों की ही व्यवस्था है, यानी कि वाहन और जानवरों को खड़ा रखने की, लेकिन आज्ञा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 235। ये कह रहा है कि धारा 235 के अंदर किसका उल्लेख है? तो मैंने आपको बताया था धारा 234 के अंदर तो क्या है? जीव चिकित्सा अपशिष्ट है, और धारा 235 के अंदर क्या है? परिसंकट में अपशिष्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, परिसंकट में अपशिष्ट है। दोनों याद रखना है, 34 में तो क्या है? जीव चिकित्सा अपशिष्ट, और 235 में है परिसंकट में अपशिष्ट है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के द्वारा की धारा व्यवसायिक बहिस्राव, मैंने चार व्यवसायिक बहिस्राव के द्वारा बताया था। इसमें सबसे पहला जो था, कौन सा था सबसे पहला? 217 मैंने बताया था कि जो व्यवसायों से निकलने वाला जो भी बहिस्राव होता है वो खतरनाक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? खतरनाक होता है। तो पहली ही धारा कौन सी थी? 217, यानी कि जो व्यवसायिक बहिस्राव है उसके बारे में विशेष उपबंध है। फिर 18 के अंदर मैंने बताया था कि वो किस प्रकार से उसका जो बहिस्राव है उसको किस प्रकार से नगरपालिका की नालियों के अंदर जोड़ सकते हैं, और उसके बाद में जो उपबंध थे 18, 19 और 20 के अंदर, चारों के अंदर क्या था? व्यवसायिक बहिस्राव के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भूखंड के विभाजन की मंजूरी के लिए स्वामी नगरपालिका में प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा प्रस्तुत? तो देखिए, अगर भूखंड के विभाजन की मंजूरी, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने भूखंड का विभाजन करता है या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करता है, तो उसको नगरपालिका में मंजूरी के लिए क्या क्या प्रस्तुत करना होगा? एक तो उसको जो उसकी योजना है, अभिन्यास योजना है, वो प्रस्तुत करनी होगी, और उस भूखंड से संबंधित जो भी अन्य विवरण है वो प्रस्तुत करना होगा, और उसके लिए उसकी मंजूरी के लिए फीस देनी होगी। तो 1 और 2 दोनों इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 170 के तहत अस्थायी प्रकृति का प्राधिकृत विकास हटाने के लिए नगरपालिका का लिखित आदेश द्वारा कितने दिन का समय देगी? यानी कि कोई भी अप्राधिकृत विकास है, यानी कि अवैधानिक विकास है, बिना मंजूरी के अगर किसी ने विकास कर लिया, मैंने बताया था नगरपालिका के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको नगरपालिका से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी, और अगर आप अनुमति नहीं लेते तो नगरपालिका उसको हटा सकती है, ठीक है। उसे तो नगरपालिका एक नोटिस दे सकती है कि आप 15 दिन के अंदर उसको हटा दीजिए, वरना नगरपालिका उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में भूखंड के उपविभाजन, पुनर्गठन या कोई भी प्रकार का निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी कौन सी धारा में प्रावधित है? यानी कि मैंने भी बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में भूमि में किसी भी प्रकार का भूमि में किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन करना है, विभाजन करना है, उसका पुनर्गठन करना है, या फिर वहाँ पर निजी मार्ग आपको निकालना है, तो आपसे किससे अनुमति लेनी होगी? नगरपालिका से अनुमति लेनी होगी। और ये प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 171 के अंदर ये प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परियोजना तथा स्कीम को अनुमोदन के लिए नगरपालिका में प्रस्तुत करना। यानी कि कोई भी परियोजना है या फिर कोई भी स्कीम है तो उसको किसमें? नगरपालिका के अंदर प्रस्तुत अनुमोदन के लिए, किसके लिए? स्वीकृति के लिए उसको प्रस्तुत करना है। तो ये कौन से धारा के अंदर है? 176 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है धारा, ये देखिए मोस्ट जो मुझे लगा कि एग्जाम में आ सकती है वो लेकर आई हूँ मैं, और आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अनुज्ञा और संनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना। मैंने बताया कि अगर आप नगरपालिका में कोई निर्माण कर रहे हैं किसी प्रकार का, ठीक है, तो आपने नगरपालिका से आज्ञा ली है, और आज्ञा लेने के बाद में आप
4, 4/4 का एक क्या लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। एक बोर्ड लगाएंगे, उसमें आप सारी जानकारियाँ लिखेंगे और उनको प्रदर्शित करेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं वो कौन से धारा के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें धारा है 196 के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, धारा 194, ठीक है। धारा 194 में क्या है कि समस्त प्रकार के भवनों, धारा देखिए, धारा इसमें दे दी है मैंने, इसमें क्या दिया हुआ है, समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध के अंतर्गत किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर, किसी नगरपालिका की सीमा के भीतर कोई निर्माण है, उसको आरंभ करने से पूर्व जो अपेक्षित दस्तावेज चाहिए उनके सहित विहित प्रारूप में नगरपालिका को निम्न में से आवेदन प्रस्तुत करेगा। कौन कौन आवेदन प्रस्तुत करेगा, तो कौन कौन करेगा कि नया भवन निर्मित करने और भवन को पुनर्निर्माण करने और भवन में तात्विक परिवर्तन करने, ठीक है। किस किस हेतु करेगा, तो देखिए मैंने बताया कोई भी नया भवन बनाना है या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो कोई भी प्रकार का परिवर्तन करना है उस हेतु। नेक्स्ट क्या है, भवन के किसी बहिर्गत भाग यानी कि कोई भाग बाहर निकला हुआ है उसके निर्माण और पुनर्निर्माण करने, किसी प्रकार का कुआं या बोरिंग बनवाने उसके विस्तार से आश्रय करने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है। किसी भूमि या भवन पर कोई टावर या ऐसी प्रकार की कोई संरचना निर्मित और पुनर्निर्मित करने और उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी चीज़ों के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया है कि कोई भवन बना रहा है उसमें किसी भी प्रकार का अगर वो छोटा सा कोई भी परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, कोई बोरिंग करवा रहा है, कोई कुआं खुदवा रहा है, कोई भाग बनवा रहा है, कोई उसका वापस से उसका पुनर्निर्माण करवा रहा है, कोई बहिर्गत भाग में परिवर्तन कर रहा है, कोई टावर लगवा रहा है, तो इन सब के लिए उसको आज्ञा लेनी होगी किसी नगरपालिका से। और ये सारी चीज़ें कौन सी धारा में, धारा 194 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 25 क्या कहता है, अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए मिथ्या दस्तावेजों को प्रस्तुत करना और ऐसे कपट में शामिल व्यक्तियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा। यानी कि अगर किसी ने कोई झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए, ठीक है, मतलब कि आज्ञा प्राप्त करने के लिए, नगरपालिका की आज्ञा प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं वो शर्तें उसमें प्रारूप में नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ आज्ञा प्राप्त करने के लिए उसने मिथ्या दस्तावेज यानी कि झूठे दस्तावेज बना दिए, और या फिर ऐसा कोई कपट करता है या उस कपट में कोई भी व्यक्ति शामिल है, कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है, तो उस पर कौन सा अधिकारी कार्रवाई करेगा। तो सिंपल सी चीज़ें मैंने हर जगह आपको सीएमओ के बारे में बताया कि ऐसे कार्य करेगा कौन, सीएमओ करेगा, यानी कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी कार्रवाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप का प्रावधान। मैंने आपको बताया था कि परिसीमा यानी कि नगरपालिका की कोई सीमा है उसके अंदर जो दावाकृत कर है उसका पूर्व निक्षेप करना, तो ये कौन सी धारा के अंदर है, तो मैंने आपको बताया था धारा 122 के अंदर करों का पूर्व निक्षेप करने का प्रावधान, धारा 122 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यदि कोई बकायेदार नगरपालिका को छोड़कर जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि आप बिना करो जो भी आपका बकाया है उसको भुगतान करने से पहले नगरपालिका नहीं छोड़ सकते। अगर कोई छोड़ कर जा रहा है तो उस पर क्या होगी, संक्षिप्त कार्यवाही होगी। और ये कार्यवाही कौन सी धारा के अधीन है, तो ये है धारा 136 के अधीन, ठीक है, 136 के अधीन, यानी कि अगर आप छोड़ के भागे तो 36 का आंकड़ा हो जाएगा, ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 126 के अधीन मांगी जानकारी न देने पर या गलत देने पर जुर्माना है, कि धारा 126 के अंदर आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी मांगी जाती है। पहले तो धारा देख लीजिए कि जानकारी मांगना कौन सी में है, तो धारा 126 में है, ठीक है। आपने जानकारी मांगी, आपने या तो जानकारी दी नहीं या दी जो है वो गलत दे दी है, तो आप पर कितना जुर्माना लगेगा, 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115, धारा कौन सी है, 115 के अनुसार संशोधनों के प्रायोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता के लिए समय सीमा का निर्धारण, यानी कि जो संशोधन के प्रायोजन के लिए कोई सूचना देनी है तो उसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है। तो समय सीमा क्या रहेगी, 1 महीने की रहेगी, कितनी, 1 महीने की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 106 के अनुसार नगरपालिका न्यूनतम कितनी ऊंचाई वाले आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगा सकती है, तो मैंने आपको बताया था 14 मीटर या उससे अधिक के जो भी आवास है उस पर क्या लगा सकती है, नगरपालिका प्रभार लगा सकती है। तो याद रखिएगा कितने मीटर, 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहने पर नगरपालिका का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो नगरपालिका का जो सीएमओ है वो इस बजट को क्या करवाएगा, प्रस्तुत मतलब पारित करवाएगा। मान लीजिए अगर वो जो समय सीमा दे रखी है उसमें अगर वो पारित नहीं करवा पाते हैं तो फिर खुद नगरपालिका का बजट जो है, जो खुद सरकार है वो उसका बजट क्या करवाएगी, पारित करवाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3 राज्य सरकार, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 87। धारा कौन सी है? 87। इसमें क्या व्यवस्था है? तो देखिए मैंने आपको इसके अंदर बताया था बजट प्राक्कलन तैयार करने की व्यवस्था। 87 में क्या है? बजट का प्राक्कलन तैयार करना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से नगरपालिका निधि में जमा होगा, यानी कि जो नगरपालिका निधि बनती है उसमें क्या क्या जमा होगा? तो नगरपालिका के द्वारा वसूला गया या वसूल करने योग्य समस्त धन इसके अंदर जमा होगा। ठीक है, क्योंकि नगरपालिका के द्वारा वसूल किया है और जो वसूल करती है वो सारा किस में जमा होगा? नगरपालिका निधि में। नगरपालिका के द्वारा अन्यथा प्राप्त धन, यानी कि 1 और 2 दोनों ही इसके अंदर शामिल होते हैं नगरपालिका निधि में। नेक्स्ट है नगरपालिका निधि के विशेष प्रयोजन हेतु नगरपालिका के लिए रूल कौन बनाएगा? मैंने हमेशा बताया आपको कि नगरपालिका के लिए किसी भी प्रकार के नियम उपनियम की जांच करनी है या कोई नए नियम बनाने, तो ये कार्य कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको? राज्य सरकार। नेक्स्ट देखते हैं 35वां क्वेश्चन है नगरपालिका द्वारा जारी पट्टा आवंटन और लीज निरस्त, ये क्या बोल रहा है? निरस्त करना। निरस्त के आदेश के विरुद्ध अपील कितने समय में आप की जा सकती है? सबसे पहले तो आप अपील करेंगे कहाँ? तो मजिस्ट्रेट के समक्ष करेंगे। कहाँ करेंगे? मजिस्ट्रेट। थोड़ी इस पर लिखने में भी समस्या होती है, आप समझ लेना। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष करेंगे। और कितने दिनों के अंदर करेंगे? तो इसके अंदर आप 15 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं अगर आपका कोई पट्टा है या कोई लीज है उसको निरस्त किया गया है तो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के अनुसार, धारा कौन सी है? 24। याद कीजिए 24 के अंदर मैंने क्या बताया था आपको? धारा 24 के अनुसार कतिपय भूमियों की आवंटन से प्राप्त राशि प्रभारों को जमा किया जाना, यानी कि ये जो भूमियों से प्राप्त जो भी राशि होगी, जो भी प्रभार होगा, तो उनको किस में जमा किया जाएगा? तो देखिए हमेशा जो भी कर होता है उसको हमेशा राज्य सरकार और नगरपालिका आपस में बांटती है। तो जो नगरपालिका और राज्य सरकार की संचित निधि है, दोनों के अंदर ये क्या होता है? जमा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार, धारा 54 के अनुसार 5 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समिति का गठन। 5 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली, देखिए पहला ही कथन क्या हो गया? इसमें गलत हो गया। यहाँ पर 5 लाख नहीं होगा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? 3 लाख बताया था। क्या बताया था? 3 लाख बताया था। ठीक है, तो 3 लाख से जो अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाएं हैं उनके भीतर वार्ड समिति का क्या होगा? गठन होगा। तो पहला तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, और पूछा क्या आपसे? असत्य पूछा है। ठीक है, प्रत्येक वार्ड समिति में एक या अधिक वार्ड होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक समिति में एक भी हो सकता है और एक से अधिक वार्ड भी हो सकता है। तो असत्य पूछा है तो केवल एक क्या है? इसमें असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक नगरपालिका में कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, इसमें शामिल होंगे, यानी कि प्रत्येक नगरपालिका के अंदर एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा और इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो इसके अंदर एक सेकेंड, इसके अंदर के कौन कौन शामिल होंगे? तो एक तो नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता। ठीक है, और एक सीएमओ। कौन? सीएमओ, यानी कि नगरपालिका का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी। तो ये चारों व्यक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता और नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। 1 2 4 5 नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सेक्शन 51, यानी कि धारा 51 के अनुसार नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध बताया गया है। क्या सही है? 51 के अंदर बैठकों के बारे में बताया गया है। सामान्य बैठक 30 दिन के भीतर एक बार होगी। क्या अभी मैंने आपको 30 दिन की एक बैठक बताई है? 30 दिन के भीतर। वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होगी। 6 बैठकें कब होगी? जब 2 महीने में एक बार होगी, यानी कि 60 दिन में एक होगी। तो ये तो क्या हो गई? गलत हो गया। ठीक है, और सेक्शन 51 के अंदर बैठकों के बारे में उपबंध है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा क्या है? हमें सही पूछा है, तो 1 और 3, 1 और 3 इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15, धारा 15 के अंदर मैंने आपको बताया था 13 में आपका वार्ड है, 13 में तेरा वार्ड, 14 के अंदर तेरी निर्भरता है और 15 के अंदर मिथ्या घोषणा। ऐसे याद रखिएगा। आपने अगर नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो झूठी घोषणा 15 के अंदर मिथ्या घोषणा है। झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर न्यूनतम कितनी दंड राशि अधिरोपित की जाएगी? देखिए मैंने उसमें बताया था आपको 2 से 5,000 जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना होगा? 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन थे।
कैसे लगे आपको ये 40 क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना। और इनमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि अब तक तो आपके 40 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मुझे कमेंट करके आपके नंबर बताना, और आपको कैसा लगे वीडियो ये भी कमेंट करना। इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो उससे जाकर प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू।